हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDE 107 या हिंदी संरचना का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक भाषा की संरचनात्मक इकाई के इन घटकों ध्वनि संरचना, शब्द और रूप, वाक्य या व्याकरणिक संरचना, प्रोक्ति संरचना और अर्थ संदर्भ इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण वीडियो को पूरा देखना बेहतर होगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट के अन्य लेसन्स का लिंक भी दिया गया है। आप वहां से भी अन्य लेसन्स को देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अन्य लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न, भाषा की संरचनात्मक इकाइयों का विवेचना कीजिए। इसके आंसर के लिए हमें भाषा की कई संरचनात्मक इकाइयों को समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ध्वनि संरचना, उसके बाद शब्द या पद का संरचना, फिर वाक्य का संरचना, उसके बाद प्रोक्ति का संरचना और लास्ट में इसका अर्थ संदर्भ। अर्थात सबसे पहले जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको पढ़ लेंगे, अर्थात ध्वनि को पढ़ लेंगे। फिर ध्वनि के बाद शब्द या पद, और पद से ही निर्मित होता है वाक्य, और फिर उससे ही निर्मित होता है प्रोक्ति, और फिर उसका अर्थ को जानना जरूरी है। तो ये क्या है, जो ये बुक है हिंदी संरचना, तो इसका अधिकतर चैप्टर्स का सारांश इस चैप्टर में दिया हुआ है। अर्थात भाषा की संरचना को समझने के लिए पूरे बुक का ही सारांश को हमें समझ लेना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है ध्वनि संरचना। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा मूलतः ध्वनि प्रतीकों की ही व्यवस्था है, जिसका विश्लेषण भाषा विज्ञान कई स्तरों पर करती है। ध्वनियों का संबंध सुनने और वहन करने से भी स्थापित किया जाता है। जब हम वार्तालाप करते हैं या बोलते हैं तो ध्वनि प्रतीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे कान इन्हें सुनते हैं, हमारा मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए वहन करता है और फिर हमारा मस्तिष्क इसका विश्लेषण करके अर्थ ग्रहण करता है। ध्वनि संरचना को समझने के लिए ध्वनियों का वर्गीकरण को समझना आवश्यक है। ध्वनि वाक् यंत्र के माध्यम से ही भाषा उत्पन्न करती है। वाक् यंत्र मनुष्य के शरीर में नाभि में स्थित स्वर तंत्री से होकर ओष्ठ तक फैला हुआ है, जिसके 17 भाग हैं। किसी भी शब्द की ध्वनि पहले वायु में घूमती है, उसके पश्चात वह हमारे कानों में प्रवेश करती है। इसी कारण से ध्वनि को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का वहन और ध्वनि का ग्रहण। इन तीनों अंगों के अध्ययन के लिए ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं विकसित हुई है। ध्वनि उत्पादन के लिए उच्चरिक ध्वनि विज्ञान, वहन के लिए यांत्रिक या भौतिक ध्वनि विज्ञान और ग्रहण के लिए श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। इस प्रकार ध्वनि संरचना का अध्ययन ध्वनि विज्ञान की इन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। इन 3 शाखाओं में अधिक महत्व उच्चरणिक ध्वनि विज्ञान का है। अब इन तीनों चरणों को समझ लेते हैं। तो जो पहला है वो है उच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। असंख्य ध्वनियों का सृजन वाक् यंत्र के माध्यम से हो जाता है। फेफड़े से बाहर आने वाली सांस से भी अनेकों प्रकार की ध्वनियां बन जाती है। प्रत्येक सांस अपने मार्ग से निकलते हुए ध्वनि का रूप
धारण कर लेती है। इस प्रकार से एक ही सांस अनेक प्रकार की ध्वनियों को जन्म देती है। अगला जो विज्ञान है यांत्रिक या भौतिक ध्वनि विज्ञान। हमारी सांस ध्वनि उच्चारण के पश्चात कुछ समय तक वायुमंडल में विचरण करती रहती है और फिर ध्वनि तरंग का रूप ले लेती है और इस प्रकार यंत्रों की सहायता से संचरण करने वाली ध्वनि तरंगों का पूर्ण रूप से गहनता से अध्ययन किया जाता है। कुछ यंत्र इसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे ओसिलोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, पैटर्न प्लेबैक, स्पीच स्ट्रेचर आदि। श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। वायुमंडल में संचरण कर रही ध्वनि तरंगे कानों में प्रवेश करती है। श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से कान इन तरंगों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली संरचना को फिर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली स्वर ध्वनियां तथा दूसरी व्यंजन ध्वनियां। स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जिसके उच्चारण में निर्गत श्वास में किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा न हो, और व्यंजन ध्वनियां वह ध्वनियां होती है जब श्वास मुख विवर्त में पहुंचती है तो उसे जीव का कोई भाग, दांत या ओष्ठ मुख से बाहर निकलने में थोड़ी बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है। स्वर ध्वनियों को भी कई तरह से बांटा जा सकता है, जैसे कि जिह्वा के भागों की दृष्टि से, जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से, ओठों की आकृति के दृष्टि से। तो पहला जो है जिह्वा के भागों की दृष्टि से, तो क्या होता है, पहला होता है क्या कि अग्र स्वर। जिन शब्दों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर जाता है लेकिन जीभ तालु को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती है, जैसे ई, ए, ऐ। दूसरा मध्य स्वर, जब जीभ का मध्य भाग ऊपर की ओर अत्यल्प उठकर स्वरों का उच्चारण करता है, जैसे ऊ, आ आदि। जिह्वा की ऊंचाई के दृष्टि से जब देखते हैं तो जिह्वा की ऊंचाई को इसके वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। इस आधार पर फिर 4 भेद हैं: संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। हिंदी से इसका इंग्लिश मीनिंग ज़्यादा इजी है, जैसे संवृत अर्थात क्लोज। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो वायु तरंग और जिह्वा के बीच कम से कम रिक्त स्थान रहता है। अर्धसंवृत अर्थात हाफ क्लोज्ड, अर्थात वायु तरंग और जिह्वा के बीच थोड़ा अधिक गैप रहता है। विवृत का मतलब होता है ओपन, जब स्वर सीमा और जिह्वा के बीच अधिक से अधिक रिक्त स्थान हो। और अर्धविवृत माने हाफ ओपन, जब स्वर सीमा और जिह्वा के बीच विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम स्थान खाली हो। ठीक है। अब अगला जो है ओठों की आकृति के दृष्टि से, तो ओठों का आकृति क्या होगा, जब ओठ क्या हो, गोलाकार हो तब, और जब ओठ गोलाकार ना हो तब। इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे ह्रस्व और दीर्घ, जैसे अ ह्रस्व, आ दीर्घ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, उ ह्रस्व, दीर्घऊ दीर्घ। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। स्थान से तात्पर्य है उच्चारण का स्थान। इस प्रकार व्यंजन ध्वनियों को कोमल तालव्य क ख ग घ, तालव्य च छ ज झ, मूर्धन्य ध्वनियां ट ठ ड ढ, मूर्धन्य ध्वनियां ट ठ ड ढ, त थ द ध, ओष्ठ्य प फ ब भ, वर्तस्य न र ल और दंत्योष्ठ फ व।
स्वर, यंत्र, मुखी, ह जैसे वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रयत्न के आधार पर स्पर्श क, ग, ट, अड़, प, ब, संघर्षी व, ह, स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, पार्श्विक ल, लुंठित र, महाप्राण प, भ, ख, घ, अल्प प्राण शेष ध्वनियां। नासिक्य न, म प्रमुख है। इस प्रकार व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण में भी अत्यंत वैज्ञानिकता रखी गई है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों के संयोग से ही शब्द और रूप निर्मित होते हैं। चलिए अब शब्द और रूप को समझ लेते हैं। शब्द भाषा की महत्वपूर्ण व सार्थक संरचना है। शब्द अर्थ सत्ता संपूर्ण शब्द में ही निहित होती है। वाक्य पदों से मिलकर बनता है। पदों के सार्थक खंड को शब्द कहते हैं। वाक्य से पृथक भी शब्दों की सत्ता दिखाई देती है। वाक्य में आने पर शब्द समूह पद बन जाते हैं। अर्थात जब वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तो उसको हम लोग शब्द बोलते हैं, और जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है। वाक्य में प्रयोग होने वाला व्यवहारिक रूप पद और स्वतंत्र सार्थक उच्चारित ध्वनि समुदाय शब्द कहलाता है। भाषा की अर्थहीन इकाइयां ध्वनियां होती है। इस प्रकार की जो ध्वनियां होती है वे सभी निश्चित प्रतीक तो होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं होती। ऐसी ध्वनियां रूप कहलाती है। जी हाँ, शब्द हो गया, अब क्या है ना रूप। तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। इन ध्वनियों का लघुत्तम अर्थपूर्ण इकाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। रूप के अध्ययन का जो शास्त्र है उसे रूप विज्ञान कहते हैं। भाषा में उचित प्रकार की व्याकरण का प्रयोग करना ही रूप विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। शब्दों का निर्माण करते समय उचित उपसर्ग, समास, संधि आदि व्याकरण संबंधी शब्द से विभक्ति लगाकर उसका रूप बदला जा सकता है। जैसे लड़की से लड़कियां, सखी से सखियां आदि। शब्द और पद का प्रयोग हमेशा मिला जुला कर ही किया जाता है। शब्द प्राय अपने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य के अंतर्गत पद की सत्ता को पहचाना जा सकता है। पदों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप सब इनसे परिचित होंगे। सिर्फ एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, नाम को एक बार फिर से जान लेना है। कारकों के अनुसार ही पद अपना रूप बदलते हैं। आप कारक से भी परिचित होंगे। भाषा के अंतर्गत शब्द, पद और रूप संरचना के अनेक प्रकार के कार्य निहित होते हैं। ठीक है। अब हम लोग शब्द या पद का वर्गीकरण कर लेंगे। तो शब्द और पद का जो वर्गीकरण है तो वह कई तरह से किया जा सकता है। जैसे अगर पहला इस आधार पर देखें कि स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नहीं, अर्थात जो मूल शब्द है या फिर संस्कृत के मूल शब्द हैं उसको तत्सम बोलते हैं। जैसे पत्र हो गया, अग्नि हो गया। तद्भव, तत्सम का ही बिगड़ा रूप को तद्भव बोलते हैं। जैसे पत्र के बदले पत्ता, अग्नि के बदले आग। देशज, कुछ शब्द है जो अपने ही देश में उत्पत्ति हुआ है, जैसे लोटा, पेड़, फुनगी, तेंदुआ, डिबरी। वैसे ही फिर विदेशी शब्द जैसे डॉक्टर, स्टेशन, बटन, साइकिल, इस तरह से। तो ये हो गया 4 तरह, क्या हो गया? स्रोत के आधार पर शब्द या पद का वर्गीकरण। अब अगर रचना के आधार पर करते हैं तो फिर शब्द का फिर से 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं।
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जैसे हाथी, घर, यौगिक सज्जन, विद्यालय। योग रूढ़ जैसे जलज, जल जोड़ ज। एक का अर्थ है और दूसरे का स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाता है। ठीक है। अब अगर शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर करें तो फिर कई प्रकार से हो सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द अर्थात सेम मीनिंग वाले शब्द, जैसे पर्वत का पहाड़, वायु का हवा, इस तरह से। विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द, जैसे अपमान, सम्मान, ऊपर, नीचे। अनेकार्थी शब्द अर्थात एक ही शब्द का कई अर्थ हो, जैसे अर्थ। अर्थ मतलब धन भी होता है और अर्थ का मतलब भी होता है। वैसे ही काल, काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। वैसे ही रचना के आधार पर भी पदों की संरचना को देखा जा सकता है। जैसे उपसर्ग का प्रयोग कर और प्रत्यय का प्रयोग कर। उपसर्ग जो क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। जैसे उपसर्ग का अगर उदाहरण देखें, जैसे अप उपसर्ग लग के कौन सा शब्द बन रहा है, जैसे अपमान बन रहा है, अपशब्द बन रहा है। वैसे ही आ उपसर्ग का प्रयोग करके आमरण, आजीवन, इस तरह से शब्द बन रहे हैं। प्रत्यय का प्रयोग का बात करें तो जैसे आवट प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा, जैसे लिखावट, सजावट, दिखावट। वान लगाएं तो धनवान, गुणवान, चरित्रवान, इस तरह से शब्द बनते हैं। किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या काफी होती है और जब भी व्याकरण दृष्टि से शब्दों में परिवर्तन होता है तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो पहले हम लोग ध्वनि को समझ लिए, उसके बाद अब शब्द को समझ लिए। अब जो अगला है ये क्या है, वाक्य या व्याकरणिक संरचना। किसी विचार की पूर्ण व्यंजना करने का साधन वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य के माध्यम से ही हम लोग अपनी पूरी बात को बोल सकते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त होकर ही शब्द पूर्ण होते हैं। वाक्य की स्पष्टता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह होता है। दूसरा, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति के सहयोग से ही वाक्य का अर्थ निष्पन्न होता है। ये अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है योग्यता, क्या होता है आकांक्षा और क्या होता है आसक्ति। हाँ, और अगला क्या है, वाक्य पदों के निश्चित क्रम का संयोजन होता है। अब ये तीनों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। योग्यता, जब वाक्यों के पदों का अर्थ बोध कराया जाता है तो उसे योग्यता कहते हैं, और जब वाक्य का पद अर्थ में सहायक होता है तो उसे वाक्यार्थ कहते हैं। ठीक है। अर्थात क्या होता है, जिससे वाक्य का अर्थ का बोध कराया जाता है। ठीक है। अब अगला जो आकांक्षा, वाक्य के एक पद को सुनकर जब दूसरे पद को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे आकांक्षा कहा जाता है। जैसे सीता बाजार कहने से आगे सुनने की लालसा होती है कि सीता बाजार गई, कि सीता बाजार जाएगी, कि सीता बाजार से आ गई, इस तरह से। ठीक है। तो आकांक्षा मतलब वाक्य को आगे सुनने की इच्छा होना। और आसक्ति, आसक्ति का क्या मतलब होता है, वाक्य के पदों को आसपास रखना ही आसक्ति है। यदि हम किसी एक शब्द को बोलकर रुक जाएं, विलंब करके दूसरा शब्द बोलें तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है। इसलिए वाक्य को अर्थयुक्त बनाने के लिए शब्दों को पास पास रखना अनिवार्य है। ठीक है। वाक्य को दो भागों में ऐसे भी बांटा जा सकता है। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। तो पहला उद्देश्य,
जिसके विषय में वाक्य के अभिन्न अंश कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, मोहन बाजार जाता है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में सीता, मोहन, बच्चों के संबंध में जो कहा गया है ये वाक्य के उद्देश्य है। ठीक है, विधेय, वाक्य में जिस कार्य को किया जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया है, तो यहां पर उद्देश्य हो गया मोहन और बाजार गया है, ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। वाक्य रचना में पदबंधों का भी अपना महत्व होता है। विभिन्न पदों को मिलाकर ही वाक्यों की रचना होती है। जब एक से अधिक पद मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है तो उसे पदबंध कहते हैं। तो ये एक नया वर्ड आ गया, इसको भी समझना है। पदबंध क्या होता है? तो ये क्या होता है? पदों का एक समूह होता है। ठीक है, हिंदी में वाक्यों को और कई तरह से भी बांटा जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से हम अपने भावों, विचारों को सुलभता से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए वाक्यों को निर्मित करते समय व्याकरणिक संरचना का ध्यान रखना अनिवार्य है। अब हम लोग अगला संरचना देख लेंगे, प्रोक्ति संरचना। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी व सार्थक इकाई वाक्य है, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रोक्ति को सबसे बड़ी इकाई बताया गया है। प्रोक्ति का निर्माण पदों, पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों के संयोजन से होता है। किसी भी संदर्भ, परिस्थिति और परिवेश के आधार पर प्रोक्ति को 3 भागों में बांटा गया है: संवाद, एकालाप और विवरण। जिसमें शब्द और पद पूरे वाक्य की भांति कार्य कर रहे हों उसे संवाद कहते हैं। वक्ता व श्रोता का आपसी वार्तालाप एकालाप कहलाता है। जहां पर श्रोता वक्ता विचरण करते हुए वार्तालाप कहें उसे विवरण कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संवाद को एकालाप में, एकालाप को विवरण में और विवरण को संवाद में प्रोक्ति के निर्माण हेतु बदल सकते हैं। वाक्यों को अपनी अभिव्यक्ति अनुसार संगठित कर सकते हैं। इसलिए प्रोक्ति को हिंदी व्याकरण में मूल इकाई का स्थान दिया गया है। अब देख लेते हैं अंतिम जो है अर्थ संदर्भ। उचित रूप से विचारों की सही अभिव्यक्ति करना ही भाषा का प्रयोजन माना गया है। किसी भी प्रकार के संवाद का निरुद्देश्य होना वाक्य नहीं कहलाता। किसी भी प्रकार के कथन का अर्थपूर्ण होना अति आवश्यक होता है। भाषा को विचार विनिमय का साधन माना जाता है। किसी भी भाषा का प्रयोजन तभी पूरा होता है जब ध्वनियों की व्यवस्था से निर्मित भाषा जब किसी निश्चित परिस्थिति में अर्थ को व्यक्त करती है। भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है और अर्थ विज्ञान जो है, भाषा का जो अर्थ विज्ञान का क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।